नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक कहानी के बारे में बात करने हैं। एक ऐसी कहानी जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है आज़ादी की उम्मीद की, ये कहानी है एक नए राष्ट्र के बनने की, ये कहानी है इजराइल और फ़लस्तीन की। इस कहानी की शुरुआत दोस्तों होती है थियोडोर हर्जल से। ये एक ऑस्ट्रियन बॉर्न जर्नलिस्ट और काफ़ी टैलेंटेड पर्सन था। इसने एक किताब लिखी डर जूदेनस्टाट, जिसका मतलब है इंग्लिश में द जूइश स्टेट। ये किताब आज भी यहूदियों के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस किताब ने जूइश स्टेट के कॉन्सेप्ट को जूइश पॉपुलेशन के बीच में काफ़ी पॉपुलर किया। ये जो ख्याल था जूइश स्टेट का बनाने का, ये 19वीं सेंचुरी के बाद से ही कहीं ना कहीं यहूदियों के दिमाग में पनपना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के बाद कैसे इन यहूदियों का पूरे यूरोप में इनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहूदी सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना स्टेट बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसी जगह पे रहें जहां हम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। थोड़ा आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए कि मैं ये आपसे क्या कह रहा हूँ। आज से 3000 साल पहले किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। वहाँ यहूदियों का पहला स्टेट था। यहाँ यहूदी अपने धर्म की सारी मान्यताओं को मानते हुए काफ़ी समय तक इस जगह पे राज करते रहे। लेकिन जब पहली शताब्दी आई, जब रोमन साम्राज्य एक्सपेंड कर रहा था और जब वो एशिया माइनर पहुंचा, तो उन्होंने जो जूइश स्टेट है, और अगर आप मेडिटेरेनियन का मैप देखेंगे तो मेडिटेरेनियन, ईस्ट मेडिटेरेनियन पे आप देखेंगे कि इजराइल स्थित है। तो पहला जब यूरोप से उतर के ये लोग मेडिटेरेनियन से होते होते ईस्ट एशिया माइनर में आए, तो पहला जो प्लेस था, पहला जो रीजन था, वो किंगडम ऑफ इजराइल था। तो किंगडम ऑफ इजराइल में रोमन एम्पायर पहुंच के वहाँ पे कब्जा करता है, वहाँ पे मारकाट मचाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहूदियों के साथ काफ़ी अत्याचार किया जाता है। उनके जो माउंट फर्स्ट टेम्पल है, टेम्पल ऑफ माउंट, उसको तोड़ा जाता है रोमन एम्पायर के द्वारा। और आखिर में ऑक्यूपेशन ये बढ़ते बढ़ते वहाँ से यहूदियों को मार के भगा दिया जाता है। यहूदियों का इतना परसिक्यूशन होता है कि उनको वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये यहूदी पूरे दुनिया में, खासकर यूरोप में, थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन में जाके बढ़ जाते हैं और ये लोग वहाँ पे एक माइनॉरिटी की तरह रहना स्टार्ट करते हैं। चूँकि जीसस क्राइस्ट एक जूत हैं और यहूदियों के धर्म को वो नहीं मानते थे, तो वहाँ के जो एलीट यहूदी थे, जो वहाँ का प्रीस्टली यहूदी था, उसने जीसस क्राइस्ट को रोमन एम्पायर के गवर्नर पोंटस पिलाटस के कहने पर मर्डर करवा दिया। तो इस बात से यहूदी काफ़ी बदनाम हो गया कि ये तो जीसस क्राइस्ट का हत्यारा है। इसकी वजह से उनको बाद के शताब्दियों में, मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी में रोमन एम्पायर यहाँ पे आया और इसी टाइम यहूदियों को यहाँ से भागना पड़ा। अब जब 300 साल बाद एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने, जो रोमन एम्परर था, तो 300 साल बाद रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है और इसके बाद क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है। तो जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी एक्सपेंड करती है, ये भी बात फैलती है कि ये जू वही लोग हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की हत्या करवाई थी। इनके खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि यहूदी बहुत ज़्यादा, जहाँ ये लोग थे तो माइनॉरिटी में, लेकिन जहाँ भी थे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, क्योंकि यहूदी एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग और इंडस्ट्रियस किस्म की कौम है। ये बहुत मेहनती, बहुत समझदार और बहुत इन अ बिजनेस सेंस एंटरप्राइजिंग है। तो हम देखते हैं कि कैसे यहूदियों के प्रति यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि जैसे जो भी पॉपुलेशन का जो भी हिस्सा होता है, जो टॉप पे होता है, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फैलना एक नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसे ही करते करते यहूदियों के प्रति एक तो जीसस क्राइस्ट के मारने वाली बात थी, और दूसरी बात है ये लोग काफ़ी अमीर थे सोसाइटी में, माइनॉरिटी होने के डिस्पाइट, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनके प्रति एंटी ज़ायनिज़्म की फीलिंग थी और यहूदियों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, मैसेकर भी किया जाता था, उनको मार के भगा दिया जाता था। तो 19वीं सेंचुरी आते आते इतना ज़्यादा ये परसिक्यूशन बढ़ गया यहूदियों को। यहूदी ने सोचा कि क्यों ना हम अपना स्टेट बनाएं। तो इसी क्रम में थियोडोर हर्जल, ऑस्ट्रियन बॉर्न पर्सन, जैसे मैंने बताया कि जूदेनस्टाट लिखता है। तो 1896 में बेज़ल, स्विट्जरलैंड में पहला यहूदियों का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है और ये थियोडोर हर्जल ने ही करवाया होता है। इस तरह इस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया जाता है कि हम अपना एक स्टेट बनाएंगे। ये जो आइडिया है जूइश स्टेट बनाने का, ये जूइश माइंड में हमेशा से था कि हमको अपने वापस घर लौटना है, लेकिन आज वो घर किसी दूसरे ने ऑक्यूपाई कर लिया था। वो थे अरबी फ़लस्तीनी मुसलमान। मैं आपको लाता हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पे ये सारा ट्रबल स्टार्ट होता है पहले विश्व युद्ध, जब ऑटोमन सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन होता है। पहले
विश्व युद्ध में उसकी हार के बाद। और फिलिस्तीन, जो पैलेस्टीन का एरिया है, ये ऑटोमन एम्पायर का प्रोविंस था, और जो अरबी थे ऑटोमन्स के अंडर, उनको ब्रिटिश ने, जैसे मैंने अपने वीडियो स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि ये कहानी है एक धोखे की, तो इन अरबियों को ब्रिटिश ने एक वादा किया कि आप इन तुर्कों के खिलाफ खड़े हो जाइए और हम आपको आज़ादी देंगे। लेकिन हुआ क्या? 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लीग ऑफ नेशन नाम की एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैंडेट सिस्टम चलाया। उस मैंडेट सिस्टम के तहत ब्रिटिश ने जो वादा किया था अरबियों को उनकी ज़मीन वापस लौटाने का, तो ज़मीन वापस लौटाने की बात तो छोड़ दीजिए, इन लोगों ने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन जो ये खुद ही डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने एक मैंडेट सिस्टम बनाया, और उस मैंडेट सिस्टम के तहत ये लोग पैलेस्टीन पे अपना राज बना लेते हैं। मतलब पैलेस्टीन अब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो जाता है। पहला विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज जीत रहा था। अंग्रेज को बहुत पॉइंट पे ऐसा लगा कि जर्मनी शायद उसको हरा दे। उनको पता था कि अगर सबसे बड़ा कोई भी वॉर चलता है, सब चाहता है कि हमारे पास अपना सपोर्ट हो, तो अंग्रेज को लगा कि हाँ, सपोर्ट हमको चाहिए। तो सपोर्ट किससे मिलना चाहिए? यूरोप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहूदी, हाँ, और यहूदियों कोई राष्ट्र नहीं, तो यहूदी हमको सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम उसको अपना घर देंगे। जो अंग्रेज को पता था कि ये फलस्तीन में जाके वापस अपना जो स्टेट बनाना चाहता है। अब कहानी में एंट्री होती है आर्थर बेल्फर की। अब जान लीजिए कि आर्थर बेल्फर कौन? आर्थर बेल्फर ब्रिटिश एम्पायर का फॉरेन सेक्रेटरी था। इसने बेल्फर डिक्लेरेशन नाम का एक डिक्लेरेशन घोषित किया, जिसमें जूइश लोगों को फलस्तीन में उनका होमलैंड देने का वादा किया गया। अभी कैसे पॉसिबल? अंग्रेजों ने अरबों को कहा कि तुम तुर्कों के खिलाफ लड़ाई करो, हम तुमको आज़ादी देंगे, और जूस को इन्होंने उसी लैंड में वादा किया कि हम आपका स्टेट बनाएंगे। अंग्रेज डबल गेम खेल रहे थे। ये इनकी हमेशा की हरकत रही है, सबको बेवकूफ़ बनाओ और अपने हित साधो। तो 1918 के बाद अंग्रेजों का फिलिस्तीन में राज हो गया, जो 1948 तक चला। अब 30 साल अंग्रेज जब यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे जूइश का मास इमिग्रेशन अंग्रेजों ने फैसिलिटेट करवाया। अब क्या होता है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, पूरी दुनिया से ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो रहा था। जब ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो रहा था, तो उसका राज फलस्तीन से भी खत्म होना था। फलस्तीन को अंग्रेज 1948 में छोड़ के जाता है। अब क्या कर रहे हैं? अब इसने यहाँ पे जूइश लोगों को ला दिया है, और अरबी पहले से यहाँ पे हैं, तो अब इतना ज़्यादा राइट फैल जाता है इस बात से, क्योंकि अरब को समझ में आ जाता है कि भाई ये लोग इनका स्टेट बनाने वाले हैं। तो वहाँ पे पहले से ही, इजराइल बनने के पहले से ही भीषण मारकाट शुरू हो जाती है। तो अंग्रेज को जब लगा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसने सीधे वो यूएन जाता है। यूएन से कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप देख लो कैसे सेटल करना है अरबियों को और यहूदियों को। यूएन एक 2 स्टेट सोल्यूशन बनाता है। उस सोल्यूशन में क्या था कि हम फलस्तीन की जगह पर, जो हिस्टोरिकल फलस्तीन है, यहाँ पर हम स्टेट ऑफ इजराइल क्रिएट करेंगे और स्टेट ऑफ फलस्तीन क्रिएट करेंगे। स्टेट ऑफ इजराइल होगा यहूदियों के लिए, स्टेट ऑफ फलस्तीन होगा अरबी मुसलमानों के लिए। इसमें 56% लैंड यहूदियों को एलोकेट किया जाता है, और बाकी 43% लैंड अरबी मुसलमानों को एलोकेट किया जाता है। जबकि उस समय 1/3 पॉपुलेशन यहूदियों की थी फलस्तीन में, और 2/3 पॉपुलेशन थी आपकी अरबियों की। उसके बावजूद यहूदियों को ज़्यादा ज़मीन मिली और अरबियों को कम ज़मीन दी गई। और जो जेरूसलम वाला एरिया है, इसके लिए प्लान किया जाता है कि इंटरनेशनल रजीम को हम क्रिएट करेंगे, और वहाँ पर फिर हम इंटरनेशनल रजीम के थ्रू वहाँ पर हम रूल करेंगे। और जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। जेरूसलम तीनों इब्राहिमी मजहबों के लिए, जूडिज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन तीनों के लिए वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे इन तीनों के लिए ये प्लेस इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर इन तीनों धर्मों के पवित्र स्थल हैं, जिनके लिए लोग हमेशा से मरने मारने को तैयार रहे हैं, और वो आज भी लोग मरने मारने को तैयार हैं। इसलिए इसको इंटरनेशनल रजीम के अंडर यूएन ने कहा कि प्लेस किया जाएगा, इसको गवर्न करवाया जाएगा। अब क्या था कि ऑब्वियस सी बात है, 2/3 पॉपुलेशन होने के बावजूद कैसे अरबी कोई मान लेते कि हाँ, हम इस देश को, हम इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। तो अरबियों ने और बाकी अरब स्टेट्स ने इस पार्टीशन प्लान को कैंसिल कर दिया। इस पार्टीशन प्लान को कहा कि हमको ये पार्टीशन प्लान मंजूर नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है, यहूदियों को ये पार्टीशन प्लान अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई उनको ज़मीन मिल रही है, उनको अपना स्टेट मिल रहा है। तो यहूदियों ने उनके बहुत ही सम्मानित और बहुत लोकप्रिय नेता डेविड बेन गुरियन के अंडर स्टेट ऑफ इजराइल 14 मई 1948 को घोषित कर दिया। जैसे ही स्टेट ऑफ इजराइल घोषित होता है, सारे के सारे अरबी देश, जैसे कि इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सारे के सारे देश ये इजराइल पर टूट पड़ते हैं, और इतना भीषण मारते हैं शुरुआत में इजराइल को, कि लगा कि इजराइल जड़ पकड़ने से पहले ही शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन
देखिए चालाकी देखिए दोस्तों, यूएन बीच इंटरवीन करता है और सीज फायर करवा देता है वहां पे। अब सीज फायर करवा देता है, सीज फायर के बाद क्या होता है, जब सीज फायर खत्म हो जाता है कुछ हफ्तों के बाद, तब यहूदी अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिए होते हैं। अब यहूदी जो भयंकर काउंटर अटैक करते हैं उसके सामने अरबी देश टिक नहीं पाते हैं। उनकी फर्स्ट राउंड की फाइटिंग में जितने वो लोग इफेक्टिव थे वो दूसरी राउंड की फाइटिंग में इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं और इस मार के आगे अरब रेजिस्टेंस गिर जाता है। एक बात देखिए दोस्तों कि डिस्पाइट ये सारे अरब देश एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन इन अरब देशों में यूनिटी बस इजराइल को हराने के लिए थी। ये लोग कोई खुद में बहुत ज़्यादा कोहेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इजिप्ट का राजा फारूक और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, ये एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि इन दोनों के प्लान्स थे फलस्तीन के कुछ एरिया को कब्जा करने के। अब देखिए इजिप्ट इजराइल इस 1948-49 के पहले अरब इजरायली वॉर में इजिप्ट को सिंगल आउट करता है और इजिप्ट को मारना स्टार्ट करता है। इजिप्ट जब गुहार करता है अपने एलाइज से कि आओ मुझे बचाओ, तो वो गुहार वो बहरे कानों पे जाती है, कोई सुनता नहीं है उसकी बेचारे की। तो ऐसे अब इजिप्ट फलस्तीनियों की जमीन दिलवाने निकला था और कहाँ उसको लगा कि ये तो लग रहा है कि मेरी संप्रभुता, मेरे सॉवरेनिटी, मेरे टेरिटरी पे लोग कब्जा कर लेंगे। फिर वो ब्रिटिश के पास जाता है, ब्रिटेन के पास जाके वो कहता है कि भाई आप सीज फायर करवाइए। तो ब्रिटिश के इंटरवेंशन के बाद जो सीज फायर होता है 24 फरवरी 1949 को इजिप्ट और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाता है। उसके बाद सारे के सारे अरबी देश सूट को फॉलो करते हैं और इजिप्ट के साथ इंडिपेंडेंटली सीज फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ऐसे इजराइल का स्टेट तो बन गया और इजराइल ने अपना पहला युद्ध भी तमाम संयुक्त अरब देशों के खिलाफ जीत लिया। लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? लड़ाई खत्म नहीं है दोस्तों। अरबी देश बदले के लिए उबल रहे थे, उनकी बेइज्जती हुई थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक इजराइल 5-6 अरबी देशों को हरा सकता है। उसके बाद 15-16 साल की प्रिपरेशन होती है। तो फिर दिन आता है 5 जून 1967 का, जिस दिन इजिप्ट सोचता है अब हम इजराइल को इन्वेड करेंगे। लेकिन इसमें कोई इजिप्ट अकेला नहीं था, इजिप्ट के साथ सीरिया, लेबनान, अगेन जॉर्डन एंड अगेन इराक फिर से इन्वॉल्व होते हैं। जो मतलब पहले 1948-49 के वॉर में जो सारे के सारे लोग थे वो लोग फिर से इन्वॉल्व होते हैं इस वॉर में। अब क्या था कि इजरायली इंटेलिजेंस को सारी बातें पता थी कि इजिप्ट उसको इन्वेड करने वाला है। और ये भी जान लीजिए साथ साथ आप लोग, ये भी कहा जाता है कि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है ये एक फॉल्स सोवियत इंटेलिजेंस के चलते हुआ है। सोवियत इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी इजिप्ट को कि इजराइल अपने ट्रूप्स नॉर्दर्न बॉर्डर जो सीरिया से लगता है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, वहाँ पे अपने ट्रूप्स को वो मोबिलाइज कर रहा है। तो अब इजिप्ट को लगता है कि शायद इजराइल सीरिया पर अटैक करेगा तो इससे पहले हम उस पर अटैक कर दें। तो लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस देखिए, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस को देखिए, उसको पता था कि ये अटैक होने वाला है, तो वो पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ था। तो जब इजिप्ट इजराइल पे हमला करता उससे पहले सवेरे इजराइल प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर इजिप्ट के जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उसके 80% एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है। अब क्या था कि वॉर शुरू होने से पहले ही इजराइल की एयर सुपीरियरिटी इजिप्ट पे बन जाती। इससे पहले कि जॉर्डन, सीरिया और इराक कुछ कर पाते, इजिप्ट जाके उनके भी एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है। एक ही दिन में, पहले दिन में वो पूरे मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस पे एरियल सुपीरियरिटी पा लेता है। देखा जाए तो ये युद्ध जो 6 डे वॉर है ये पहले दिन ही इजराइल के हाथ में आ गया था। लेकिन उसके बाद भी सीरिया और जॉर्डन से वो ग्राउंड पे लड़ाई करता है और लड़ाई करके सीरिया से गोलन हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और जेरूसलम दोनों छीन लेता है। फिर ह्यूमिलेशन होती है अरब देशों की, फिर से यूएन बीच में आता है, फिर से वही सीज फायर। ये युद्ध 5 जून से 10 जून के बीच में चला और इसमें अरबी देशों की इतनी बुरी हार हुई कि एकदम सबका दिल टूट गया। उनका कॉन्फिडेंस अपने आप पे डगमगाने लगा कि एक इजराइल हमको कैसे हरा दे रहा है। इसके चलते गमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे वो आके नेशनल टेलीविजन पे ये भी कहते हैं कि अब वो रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी दोस्तों कि मास डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे कि नहीं हमको आप ही चाहिए प्रेसिडेंट के तौर पर। इजिप्ट में मास डेमोन्स्ट्रेशन हुए और इसके वजह से गमाल अब्दुल नासिर को अपना रिजिग्नेशन उन्होंने टेलीवाइज किया था वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों इस तरह 1967 का 6 डे वॉर खत्म होता है। अब क्या है, अच्छा अब हमको लग रहा है कि 2 बार हारने के बाद अरबी देश शायद मान जाए, शायद उनको लगे कि हम हरा नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, अब तो उनके अंदर उबाल और बढ़ गया। अब उनको लगा, अब उन्होंने प्लान बनाया कि इनको खत्म करके ही हम मानेंगे। फिर आता है साल 1973 जिस दिन शुरू होता है यौम किपुर वॉर। यौम किपुर का मतलब क्या है? यौम किपुर यहूदियों सबसे होलियस्ट डे साल में माना जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि यौम किपुर के दिन वापस से, लेकिन अब ये लोग
सजग हो चुके थे और इजराइल में 6 डे वॉर के बाद एक फीलिंग आ गई थी कि हम तो इनविंसिबल हैं, हमने द ग्रेट अरब स्टेट्स की सारी आर्मी को खत्म कर दिया। तो उनके अंदर एक घमंड आ गया था, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। और जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में होता है दोस्तों, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जिस मेहनत से हमने कोई मुकाम पाया है वो मेहनत हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो हम ही सूरमा हैं, अब तो हम ही हैं जो हैं और हमारे सामने कोई कुछ नहीं। तो यही चीज़ इजराइल में आ गया था और इसी के चलते जब 1973 में इजिप्ट और सीरिया मिलके इजराइल को इन्वेड करते हैं। इजिप्ट इन्वेड करता है साइनाई पेनिनसुला में और आपका सीरिया इन्वेड करता है गोलन हाइट्स में। और ये समझिए दोस्तों, ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये इजिप्ट का ही हिस्सा था, लेकिन 1967 के वॉर में इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया था गजा स्ट्रिप के साथ साथ। और जो गोलन हाइट्स वाला एरिया है ये भी सीरिया का हिस्सा है और ये भी 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने कैप्चर किया था। आप लोग समझ रहे हैं इस बात। अब देखिए, वो यहाँ पे गोलन हाइट्स और सिनाई में इजिप्ट और सीरिया इजराइल पे हमला कर देते हैं और शुरुआत के दिनों में क्या भीषण मारकाट होती है, क्या इजराइल को मारा जाता है। लेकिन चूंकि इजराइल की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है और आप ये मत भूलिए दोस्त कि ये वही यहूदी हैं जो हिटलर के हॉलोकॉस्ट से बच के निकले हैं। इनके अंदर का जो लड़ने की क्षमता है ना वो बहुत बड़ी है। जब आप किसी पूरी की पूरी कौम को ख़त्म कर देना, बाद जो इंसान के अंदर से लड़ाई निकल के आती है वो बहुत बड़ी होती है। तो शुरुआत के दिनों में 1973 के यौम किपुर वॉर के दिनों में इजराइल को कुछ भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस भयानक काउंटर अटैक करता है इजिप्ट और सीरिया पर। और इतना भयंकर अटैक था ये कि ये लोग इजिप्ट में घुस जाते हैं और तकरीबन वहाँ का जो राजधानी है कायरो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सीरिया में भी ये दमास्कस के आसपास पहुँच गए होते हैं। अब जब लग रहा है कि इजराइल इन दोनों मुल्कों के, इजिप्ट और सीरिया के राजधानी पे कब्जा कर लेगा, तब पूरी दुनिया एक्शन लेती है और इजराइल को सीज फायर करवा के रोका जाता है वहाँ। ये 1973 का वॉर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसके वजह से जो आगे की पीस प्रोसेसेस हैं वो इम्पैक्ट हुई थी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1978 में पीस प्रोसेसेस इजिप्ट और इजराइल के बीच में कराई जाती हैं, इसको कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहा जाता है। इसके तहत 1979 में इजराइल इजिप्ट को सनाई वापस लौटा देता है और इजिप्ट दुनिया का पहला देश बनता है जो अरब स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंट्री। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले किसी भी अरब कंट्री ने इजराइल को स्टेट की तरह भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था और इजिप्ट यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन इसके चलते एक बहुत बड़ा नुकसान इजिप्ट को उठाना पड़ता है। वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट अनवर सदात, जिसने ये एग्रीमेंट में साइन किया था 1981 में, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर एक बार और कोशिश करी जाती है कि इन दोनों की ये लड़ाई को रुकवाया जा सके, ये कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया जा सके। और दोस्तों एक बात को आप समझिए कि भले मैंने आपको 3 वॉर गिना दिए, 1948-49, 1967, 1973, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच में जो साल आपको बचे, इनके बीच के जो साल हैं उनमें लड़ाई नहीं चल रही है, उसमें भी लड़ाई चल रही है। दुनिया अब चाहती है कि यहाँ पे अब शांति और अमन आए। तो 1993 में अमेरिका मध्यस्थता करके यासिर अराफात जो PLO का हेड था और यित्ज़हाक रैबिन जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उन दोनों के बीच में पीस एग्रीमेंट कराना चाहते हैं और वो करवाते हैं। उसको ऑस्लो अकॉर्ड्स कहा जाता है, जिसके तहत यित्ज़हाक रबिन PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट इज़ द सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस और PLO इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर देती है। लेकिन होता क्या है, क्या इससे पीस आती है? नहीं। 1995 में जैसे 1981 में अनवर सदात की हत्या कर दी गई थी, वैसे ही यित्ज़हाक रैबिन को राइट विंग जूइश एक्सट्रीमिस्ट उनका कत्ल कर देते हैं। फिर से वही लड़ाई, फिर से वही मारकाट। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या। अब थोड़ा इस वॉर को और एक्सपेंड मैं करना चाहता हूँ।